हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन रिवीजन। 30 मिनट्स में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एंड क्योंकि बोर्ड सर पे है तो रिवीजन की आपको सख्त ज़रूरत है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले है सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो या ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सचर है। अब भाई ये होमोजेनस क्या होता है? तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक है होमोजेनस एंड एक है हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होता है? जिसमें जो कॉम्पोजिशन होती है कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे अगर मैं सॉल्ट वाटर बना रहा हूँ सपोज, तो उसमें सॉल्ट को आप वाटर में देख नहीं सकते या फिर सेपरेट आउट नहीं कर सकते ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रेत डाल दूँ पानी में तो वो रेत नीचे जाके बैठ जाएगा और आप देख के बता सकते हैं कि ये रेत वाला पानी है ना। और उसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं तो वो हेट्रोजेनस हो जाएगा, है ना। एंड सॉल्यूशन कई टाइप्स के होते हैं। अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इसी सॉल्यूशन की आप इस चैप्टर में ज़्यादा बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन होता है जो कि दो कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन होता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। और तीन कंपोनेंट की सॉल्यूशन की बात करें तो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें तीन कंपोनेंट हो। एज वेल एज अगर चार कंपोनेंट है तो हम उसे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें दो टर्म्स आती है हमारी। पहला है सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो देखो सॉल्यूट जो होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन में वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। ऑन द अदर हैंड अगर जो सॉल्वेंट है वो हायर क्वांटिटी में रहेगा, है ना। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर लिया है, तो सॉल्ट जो है इसमें कम क्वांटिटी में है तो इसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। एंड वाटर ज़्यादा है तो इसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो सॉल्यूट में कितने लेटर्स हैं? 6 है, तो ये 6 एंड सॉल्वेंट पे 7 है, तो 7 ऑब्वियसली 6 से बड़ा होता है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट से बड़ा होगा, ये देख लेना कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो। अच्छा अगला क्या है भाई? अगला है कुछ टर्म्स है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन ऑकर्स इन सिंगल फेज। सिंगल फेज पे ऑकर होते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा जो डिजॉल्व हुआ रहेगा। एक सॉल्यूशन में अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ऑन द अदर हैंड अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन देखें तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है ना। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो जो पानी से बना हुआ सॉल्यूशन रहेगा जिसमें सॉल्वेंट पानी रहेगा ज़्यादातर, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड नॉन एक्वस क्या हो जाएगा? जिसमें पानी नहीं होगा, अदर सॉल्वेंट होंगे पानी के अलावा। अच्छा ये टेबल आप देख लो, इसमें कॉमनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आ जाते हैं एवरेज। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की गई है। एंड यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे गैसेस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है एंड सॉलिड सॉल्यूशन है। क्या क्या है देख लो, यहाँ पे सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है ना। तो जहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ पे सिर्फ गैस है तो ये गैस एंड गैस सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसे हम ऐसे बोलेंगे। गैस एंड गैस सॉल्यूशन का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विथ नाइट्रोजन गैस, या फिर आप एयर या स्मोक, है ना, ये सब हो सकता है। उसके बाद लिक्विड इन गैस, ठीक है ना, गैस ज़्यादा लिक्विड कम, वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक। या फिर फॉग आप कह सकते हैं कि ठंडी का दिन पड़ गया है तो अब जो धुंध गिरेगी उसे हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा पानी रहता है एंड ज़्यादा ही गैस रहता है। उसके बाद सॉलिड इन गैस क्या हो जाएगा? कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। ओके, अब लिक्विड सोल्यूशन की बात कर लें तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, या फिर हमारा जो CO2 डिजॉल्व इन वाटर होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक होते हैं, है ना, उनमें जो है CO2 डिजॉल्व रहता है, इसी वजह से वो कड़क रहता है ना। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो इथेनॉल इन वाटर, या फिर अल्कोहल इन वाटर, या फिर मिल्क, दूध में भी पानी मिला देते हैं कई लोग इंडिया ने यहाँ पे, है ना। उसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा? ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, या फिर सॉल्ट इन वाटर, या शुगर इन वाटर हो गया, है ना। इतने सारे हो गए। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन है तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो पैलेडियम के सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, है ना। उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड क्या हो जाएगा? एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। अब ये जो एमलगम वर्ड है ये कहीं भी मिल जाए आपको समझ लेना ये मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं। मर्क्यूरी के जो एलॉय होते हैं उनमें इस वर्ड का यूज़ होता है एमलगम।
उसके बाद है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड क्या हो सकता है? कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड या फिर एलॉय हो सकता है ना, ब्रॉन्ज हो सकता है, ब्रास हो सकता है, एट्सेट्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये न्यूमेरिकल करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है भाई? मास ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होता है भाई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम वी बाई बी परसेंटेज भी बोलते हैं। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एम एल कहते हैं इसे, है ना। तीसरा है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है भाई? पीपीएम भी कहते हैं इसे हम। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन। तो ये क्यों यूज़ होता है ना, जब हमारा जो सॉल्यूट है वो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में होता है। क्यों होता है? देखो, जो हमारे एयर है, एयर में जो पोल्यूटेंट्स है वो ज़्यादा तो है बट एयर के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए हमें उसे मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या है भाई? डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। मास ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन एम एफ। ये क्या होता है? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो इसके बारे में दो एक बातें याद रख लो। मोल फ्रैक्शन इज ऑल ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन होता है। हर एक सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 होगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन। उसके बाद इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड ये नहीं करता। अगला क्या है भाई? अगला है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना। मोलैरिटी क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसे बिग एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, है ना। इन्वर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। एंड यहाँ पे इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, ठीक। उसके बाद है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। यस, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी एंड ये किसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। याद रखना, ये जो मोलैरिटी है ना, या ये इसका अगर हम ITI निकाल दे तो ये मोलर हो जाएगा। इसे मोलर कहते हैं, है ना। यूनिट जो है इसकी मोलर है। एंड यहाँ से अगर हम AT निकाल दे तो ये मोलल हो जाएगा, ये इसकी यूनिट है। याद रखना, यहाँ पे मोलारिटी है तो यहाँ पे हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मोलालिटी है, लिटी मतलब लिटिल, यहाँ पे हम लिटिल m यूज़ करते हैं ना। दूसरा आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई? रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। अगर कोई पूछ ले कि रिलेशन क्या है भाई मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच में, तो ये रिलेशन है, ये, है ना। m इज इक्वल टू एम डी वाई 1+m/mb इन kg। यहाँ पे m जो है बिग M वो है मोलारिटी एंड स्मॉल m है मोलारिटी। d यहाँ पे डेंसिटी है एंड mb जो है मोलर मास इन kg है। तो मोलारिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बट मोलालिटी नहीं करता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है भाई? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो, अगर मैं एक पानी का ग्लास लेता हूँ, उसमें मैं चीनी घोल रहा हूँ, चीनी घोल रहा हूँ, अगर बहुत चीनी घोल दी तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और उसमें अगर फिर से मैं चीनी घोलता हूँ तो वो नीचे गिरा रह जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी जो मैं घोल पाया हूँ उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगर हम उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो और चीनी इस पर घोल सकते हैं, बट इसे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
काउंट करते हैं ना, इसलिए इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो इसे इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है? दो तरह के होते हैं। अगर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो उसमें क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। हीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, हीट तो ये छोड़ रहा है ना, इसे हीट चाहिए ही नहीं। ऑन द अदर हैंड हम एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे हीट की रिक्वायर्ड है, हीट ये एब्जॉर्ब करा है ना, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ऑन इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर, इसका फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। यहाँ पे डेल्टा एच जो है नेगेटिव हो जाएगा एंड यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना, पोलर सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो पोलर पोलर के साथ घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ घुलता है। अक्सर देखोगे कि इंसान के दोस्त इंसान ही होते हैं ना, कोई और जानवर को दोस्त नहीं बना सकता, वो उसके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकता। लड़कियों के दोस्त लड़के होते हैं, लड़कियों के दोस्त लड़कियां होती हैं ज़्यादातर, है ना, यही है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता इसमें। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का क्या है भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। देखो अगर एक कंटेनर है और उसमें पानी है ना, पानी है और ऊपर गैस है, तो गैस को वो डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो ऊंचा जाते हैं, हमेशा गैस जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मैं अगर ऊपर से एक पिस्टन लगा दूँ माइनक्राफ्ट में जो होता है और ऊपर से प्रेशर क्रिएट करूँ तो वो गैस डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे CO2 डिजॉल्व होता है स्प्राइट पे, कोको कोला पे, है ना, वैसे ही। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टाइम। देखो जो कोल्ड ड्रिंक रहता है उसे हॉट ड्रिंक नहीं बोलते, है ना। हॉट अगर कोई चाय बनाता है तो उसमें धुआं निकल रहा होता है ना, तो उसमें से हमेशा गैस एस्केप करेंगी। एंड अगर कोल्ड है तो उसमें गैस रह जाएंगी, है ना, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस निकल जाएंगे, उड़ान भर जाएंगे। दूसरा क्या है भाई? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है भाई? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, है ना। क्या बात है भाई? पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का वो प्रोपोर्शनल होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? मोल फ्रैक्शन पे। यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, काई मतलब मोल फ्रैक्शन। एंड यहाँ पे P इज इक्वल टू, इसे हम इक्वेट करेंगे तो KH आएगा। KH क्या है भाई? हेनरी कांस्टेंट, है ना। उसके बाद दो तीन बातें याद रखो कि वैल्यू ऑफ KH, KH की जो वैल्यू है इंक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो KH इंक्रीज होता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन KH। अगर KH बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, KH बढ़ेगा एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ये है रिलेशन। दैट्स वाई जो एक्वेटिक स्पीशीज़ है वो मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जो मछलियाँ होती है, जो बर्फ़ का पानी होता है, ऊपर बर्फ़ नीचे पानी, तो उसमें वो रहना ज़्यादा पसंद करती है, गर्म पानी में ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व ही नहीं रहता है ज़्यादा। ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होता है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? डिसोल्यूशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हीट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो उसमें अगर हीट दोगे तो वो डिक्रीज ही होगा ऑल द वे, है ना। दूसरा क्या है भाई? वेरी नाइस। तो अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सटर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो अगर मैं एक बर्तन लूँ, सपोज, है ना, बर्तन लेता हूँ एंड उसे मैं गर्म करता हूँ और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर से ढक दिया मैंने, है ना, तो वो जो वेपर बनेंगे वो उस ढक्कन को जो उठाने की कोशिश करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, ये जो वेपर बन रहा है इसे वेपराइजेशन बोलते हैं, है ना। और ये वेपर ऊपर जाके जमे होंगे पानी के बूंदों के साथ और वो नीचे आएगा, वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। जब वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा उस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। एंड इस स्टेट में जो सरफेस पे प्रेशर पड़ रहा होगा उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, सिंपल। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। तो पहला है वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर द वेपर प्रेशर। देखो अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो वो जल्दी टूट जाएंगे और वेपर बनाएंगे, तो इससे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। उसके बाद हायर बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो अगर मैं इसे 150 सेल्सियस पे गर्म करना शुरू कर दूंगा तो नहीं नहीं नहीं, देखो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है ना। तो अगर किसी लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी अगर मैं पानी में नमक मिला दूँ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मैं अगर 100 ही टेम्परेचर दे रहा हूँ डिग्री, तो वो नहीं हो पाएगा ना, वेपर नहीं बना पाएगा, तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो हायर द टेम्परेचर इवेपोरेशन वेपी हायर। देखो टेम्परेचर अगर बढ़ा दूँ मैं पानी का 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस में दे रहा हूँ, तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा एंड जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। चौथा है सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट हैज़ हायर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट। देखो अगर एक प्योर सॉल्वेंट है उसमें अगर मैं वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूँ तो वो ज़्यादा वेपर बनाएगा। वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है, देखो वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर बना सके, है ना। तो अगर मैं उसमें ऐसा सॉल्यूट डाल दूँ जो वेपर बनाता है तो वो जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, है ना। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस है ना। एप्लीकेशंस क्या है, ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस है ना, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस है। तो क्या है एप्लीकेशन, प्रोजेक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो स्प्राइट रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो रहते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो बोतल होते ही उसमें लिक्विड होता है एंड ऊपर से CO2 भरते हैं एंड उसे टाइटली पैक कर देते हैं ताकि वो अंदर घुस सके, लिक्विड के अंदर CO2 डिजॉल्व हो सके। उसके बाद क्या है भाई, वेरी नाइस, उसके बाद है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स सफ़र फ्रॉम बेंड। देखो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं पानी के नीचे जाते हैं, तो पानी के नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके जो गैस का सिलेंडर रहता है उसमें कई सारे हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है। अगर नहीं होगा तो जो ऊपर आएंगे तो प्रेशर मतलब सडनली कम हो जाएगा एंड जो नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिजॉल्व था वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, जो नाइट्रोजन के बबल होते हैं वो फट जाएंगे जिसकी वजह से बेंड्स हो सकती है एंड ये क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसकी मौत भी हो सकती है। तीसरा है क्लाइंबर सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया, जो ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं तो ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम डिजॉल्व होता है ना, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वो सोच नहीं सकते ज़्यादा, तो ये बीमारी होती है। यही जो कैंपर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, उन्हें भूत वूत दिख जाते हैं पहाड़ पे, यटी दिख जाते हैं। उसके बाद है राउल्ट लॉ। क्या है राउल्ट लॉ, the partial vapor pressure of a component is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by the mole fraction। देखो आराम से समझो, यहाँ पे दो लिक्विड है, एक PA एंड PB, ठीक है सर, ठीक है, A लिक्विड है एंड B लिक्विड है, तो अगर ये वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ PA एंड वेपर प्रेशर ऑफ PB, ठीक। अब देखो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ PA है, ठीक है ना, अगर मैं PA निकालना चाहूँ, PA जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है उस कंपोनेंट का, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा P नॉट A इंटू काई ए, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। PA इज इक्वल टू प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जो A कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन के साथ इंटू करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ A, तो हमें मिलेगा PA, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। सेमली अगर पीबी के साथ करना चाहे, द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर निकालना चाहे बी कंपोनेंट का, तो हमें करना पड़ेगा पी नॉट बी से इंटू किसका, मोल फ्रैक्शन का ऑफ दैट कंपोनेंट बी, ठीक। अब इनमें दो केस आते हैं फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर इसमें वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूँ तो वेपर ज़्यादा बनाएगा, तो इसका टोटल हम निकाल सकते हैं PT बाई PA प्लस PB। यहाँ से हम PA का वैल्यू ऐड कर दें। PA का वैल्यू क्या है, P नॉट A इंटू काई ए प्लस PB का वैल्यू क्या है, P नॉट B इंटू काई B, हो गया। दूसरा यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो वो वेपर नहीं बना रहा है ना, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्वेंट बना रहा है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा PA। PA की वैल्यू क्या है, P नॉट A काई ए, खत्म।
नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? जो टीचर की बात माने, जो पढ़ाई अच्छे से करे, है ना। तो वैसे आइडियल सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ की बात माने, रॉल्स लॉ को फॉलो करे इन ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ऑन द अदर हैंड नॉन आइडियल कौन होगा? जो बात नहीं मानेगा, जो ओबे नहीं करेगा रॉल्स लॉ को, ठीक। उसके बाद है आइडियल सॉल्यूशन में जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू का ये मोल फ्रैक्शन एंड इसके कंपोनेंट होगा। एंड दूसरा यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा। तीसरा यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है ज़ीरो होगा एंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो होगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे देखो, ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूंट एंड सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो जैसे पानी और नमक मिला है, तो नमक की जो इंटरेक्शन है नमक के मॉलिक्यूल्स के बीच में एंड जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सेम होगी किसके? सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सेम सेम होंगे, है ना। सेम सेम कंपोनेंट के एग्जांपल होंगे, जैसे यहाँ पर एन हेक्सेन एन हेप्टेन सेम नेम्स है, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन बेंजीन एंड टोलुइन, ओके। और यहाँ पे दो केस आ जाते हैं, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन बात करते हैं अभी। तो पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन से पहले मैं ये समझ लूँ कि ये जो ए बी इंटरेक्शन होगी इनमें पॉजिटिव डिविएशन की, है ना, कंपेयर में, तो ये मच लेस होंगी किससे? ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन के। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर होगा ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन के, ठीक है ना। पॉजिटिव में जो है वीक होगा एंड नेगेटिव में जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे जो पी ए होगा वो ग्रेटर होगा पी नॉट ए एंड काई ए के, एंड यहाँ पे जो पी ए होगा वो लेस होगा पी नॉट ए इंटू काई ए के, ठीक। अब देखो मैं ये दिखा दूँ आपको पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, है ना। पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन दिखा दो। देखो, वेपर प्रेशर of the solution, partial pressure of the component are more than those expected in Rolle's law। एंड यहाँ पे जो मैंने बताया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट आर लेस देन एक्सपेक्टेड इन Rolle's law। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो नहीं होगा एंड इट्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है पॉजिटिव होगा एंड यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है नेगेटिव होगा, है ना। सेम एज डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे नेगेटिव है तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे डेल्टा एच वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, है ना। उसके बाद ये जो पॉजिटिव डेविएशन है ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। क्या होता है आगे बात करते हैं, है ना। एंड ये जो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन क्या फॉर्म करते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स, है ना। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे CH3CO प्लस CS2, यहाँ पे CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म, है ना। अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये, है ना। तो ये कुछ काम नहीं आ रहा है, तो देखो मैं ये दिखा देता हूँ। देखो जो आइडियल ग्राफ होगा ना, आइडियल ग्राफ, तो आइडियल ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको ये ऐसा बनेगा, है ना। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होगी ये बढ़ जाएंगी, ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगी ऊपर की तरफ, ठीक। एंड यहाँ पे जो आइडियल ग्राफ है ऐसा होगा, सीधी जाएंगी लाइनें एंड नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ आ जाएंगी ऐसे डाउन, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई आगे है जियोट्रॉप्स, इम्पॉर्टेंट है।
द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेस एज वेल एज वेपर फेस विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? अगर बाइनरी मिक्सचर के लिक्विड फेस एंड वेपर फेस में जो कॉम्पोजिशन वो सेम है तो उसे हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स का जो है वो शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड लाइक ए प्योर लिक्विड की तरह, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही इनका भी होता है। दूसरा, इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं ना, एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। दूसरा, यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने पहले ही बोला नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एंड जो नेगेटिव डेविएशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस H2O एंड यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्लस H2O। आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं करते ये प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज है ना। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है भाई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। देखो, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब वेपर प्रेशर लो हो गया है ना। अगर हम किसी पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, एंड अगर मैं पानी में नमक मिला दूँ तब उसका जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो जो कंपैरिजन आएगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि घट जाएगा है ना। ऑब्वियसली अगर उसे मैं ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, अगर मैं उससे कोई सॉल्यूट डालता हूँ, ठीक। उसके बाद है lowering of vapor pressure is not a colligative property, RLVP is a colligative property, है ना। ये बेसिक टर्म्स है, ये है फॉर्मूला, देख लेना। उसके बाद इसका जो मैथमेटिक एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट ए माइनस PS बाई P नॉट ए। इसे हम NB बाई NA भी लिख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे W बाई B MB या MA WA आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये है प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है जो ज़्यादा वेपर नहीं बना पा रहा, तो इसका कंपैरिजन किया है। तो आगे क्या है देख लेते हैं। आगे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्यूट। देखो, अगर है ना, अगर मैं सेम ही है, पानी को गर्म कर रहा हूँ एंड पानी वो जितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, है ना, जितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, अगर मैं पानी में कुछ और कंपोनेंट मिला दूँ, नमक ही मिला दूँ, तो उससे बॉयल होने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो इस कंपैरिजन को जब हम कंपेयर करेंगे दोनों बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमें मिलेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो घट गया है ना। तो ये देखो, ये है सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो ये इसे हम टेम्परेचर से मिला दें तो यहाँ आ जाएगा। एंड ये है सॉल्यूशन का है, ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हुआ, तो इसे हम टेम्परेचर से मिला दें तो ये आ गया। ये हो गया इसका डिफरेंस डेल्टा TB, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू, TB जो है बड़ा है ना सॉल्यूशन का, एंड माइनस T नॉट B, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। मोलैरिटी अगर 1 हो गया तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं KB M होता है, तो डायरेक्ट KB के इक्वल हो जाएगा अगर मोलैरिटी 1 होता है। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? यूनिट होती है केल्विन kg पर मोल, ठीक है ना। यहाँ पे जो KB है इसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, ये है इसका ग्राफ जो मैंने अभी आपको समझाया, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? आगे यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? अगेन, अगर कोई लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में आ रहा है ना, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, तो इसका जो कंपैरिजन होगा उसे हम बोलेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट containing a non-volatile solute is always lower than the freezing point of pure solvent. This difference is freezing point, है ना। यहाँ पे ग्राफ देख लो, यह है फ्रोजन सॉल्वेंट,
ये है लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। ये जब यहाँ पे आ जाएंगे तो फ्रीज होने लग जाएंगे, ये हो गया फ्रीज। यहाँ पे सॉल्यूशन अगर फ्रोजन सॉल्वेंट मिल जाएगा तो ये फ्रीज होने, दिस इज़ द डिफरेंस। एंड इसे अगर हम इक्वेट करेंगे तो दूसरे पेज पे है, तो देखो यहाँ पे जो एल डी है ना, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर कार्योस्कोपिक कांस्टेंट अगेन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये रहा, है ना। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ बाई माइनस टी एफ, इसका जो फॉर्मूला है ये है। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने दो कंटेनर लिया है, एक में है सॉल्यूशन, एक में है सॉल्वेंट, ठीक है ना। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है, और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो लगा हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, है ना, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। देखो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट, तो हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कराएंगे सॉल्यूशन की तरफ। द प्रेशर, अब यहाँ पे जो मूव हो रहा है, तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो मैं अगर यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर डालूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, है ना, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप कर दिया मैंने, द प्रेशर विच जस्ट यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब देखो क्यों होता है ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जो समुद्री पानी है उसमें से अगर हम नमक निकाले तो वहाँ यूज़ होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो ये जो हमारी स्किन है ना, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। देखो खून तो नहीं निकलता स्किन से डायरेक्टली, बट पसीना निकलता है ना, तो वही है। यहाँ पे इसका जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, टी है टेम्परेचर, वी है वॉल्यूम, एंड आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ लाइक प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। इसे हम पॉलीमर या प्रोटीन का जो मोलर मास है वो मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू एन आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, सी इज इक्वल टू एन वाई वी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या भाई आगे है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। जैसे सलाइन सॉल्यूशन 0.9% एंड ब्लड, ठीक। अब देखो इसमें दो आते हैं, है ना, यहाँ पे है पाई ए एंड पाई बी। पाई ए क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हाइपर जिसमें ज़्यादा, हाइपो जिसमें लो, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं, देखो देखो ये हो गया, मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव कराया, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, स्टॉप हो गया, ठीक। अगर मैं इससे ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ से भी जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, सॉल्यूशन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट नहीं जा सकता ना, वो बड़े पार्टिकल हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ रिवर्स होने लग गया तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ना। ये यूज़ होता है डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री नमक पानी से नमक निकालने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, देखो अबनॉर्मल मतलब मॉलिक्यूलर मास का डिफ्लेक्ट होना। देखो इन सम केसेस द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेशन वैल्यूज ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। देखो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बाद जो वैल्यूज होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के बाद वो कम आ सकती है, एक्सपेक्टेड से कम आ सकती है ना, तो उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कम आ सकता है या फिर ज़्यादा आ सकता है, डिपेंड किस पे करता है। देखो हायर वैल्यू होगी जब एसोसिएशन होगा, जैसे बेंजीन का, एंड लोअर वैल्यू होगी कब, जब डिसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होगा तो हायर वैल्यू आएंगे, डिसोसिएशन होगा तो कम। यहाँ पे डिसोसिएशन का एग्जांपल केसीएल। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mb मोलर मॉलिक्यूलर मास, है ना। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। ये क्या है, जो रेशियो है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज़्यादा अगर है तो उन दोनों का रेशियो, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आई है तो उन दोनों का रेशियो जो है उसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। इनके तीन फॉर्मूला है, जैसे आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, दूसरा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड, है ना, एक्टिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन
नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली। आगे बढ़ते हैं, क्या भाई आगे यही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इवेंट ऑफ फैक्टर से कैसे रिलेट करते हैं। तो ये है फॉर्मूला जो है इनके सबके आगे आई लग जाएगा। जैसे डेल्टा टी बी का फॉर्मूला है तो इसके आगे आई लग गया, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है तो यहाँ पे आई लग गया, है ना। पाई आई सी आर टी है तो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे भी आई लग गया, एंड इस पे आगे भी आई लग गया, सबसे आगे आई लग जाएगा। आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक किसके लिए होता है, के सी एल जिसका 2 है, एन ए सी एल 2 है, एम जी एस ओ 4 2 है ना, ऐसे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को दे दे आपको, है ना, वो कैसे निकालोगे देखो। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस गेट डिसोसिएटेड इनटू n पार्टिकल्स एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अल्फा इज इक्वल टू i-1/n-1, इससे आप निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने को दे दे तो वो आप कैसे निकालोगे देखो। इफ द n molecule of a substance is associated from an alpha is degree of association, then ये जो फॉर्मूला है इसे आप यूज़ करोगे, है ना। अब आई अगर 1 है तो नंबर ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इक्वल हो जाएंगे। आई अगर बड़ा है 1 से तो पार्टिकल अंडर को डिसोसिएशन, आई अगर छोटा है 1 से तो अंडर को एसोसिएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है, थैंक यू। देखो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, मैंने ओवरव्यू करा दिया, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक कीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट कुछ किन चैप्टर की आपको रिवीजन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।